लीड कोड हैज 3219 क्वेश्चंस और मुझे सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने की नीड नहीं है अगर मैं किसी भी कंपनी के प्लेसमेंट राउंड को क्रैक करना चाहता हूं। आई वाज एबल टू गिव 108 इंटरव्यूज, जिसमें से कंपनीज लाइक Amazon, Microsoft, Flipkart, EY and many more companies I was able to crack एंड मैंने ये 3219 क्वेश्चन सारे के सारे सॉल्व नहीं किए थे। तो हेलो जी, कैसे हो सारे? दिस इज लव बब्बर एंड आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या वो 5 कोडिंग पैटर्न्स हैं, कौन से वो 5 कोडिंग एल्गोरिथम्स हैं जिन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया इन सभी 108 इंटरव्यूज के अंदर। तो शुरुआत करेंगे इन 5 कैटेगरीज, 5 पैटर्न्स, 5 एल्गोस के साथ, जिसमें नंबर 5 पर है ट्रीज। तो ट्री की जब भी बात होती है, इट्स हायरार्किकल डेटा स्ट्रक्चर जहां पर बहुत सारी नोड्स आपको दिखने वाली है, आपस में इंटरकनेक्टेड है किसी स्पेसिफिक वे के अंदर। तो यहाँ पे हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि एक ट्री हमारे पास अवेलेबल और बहुत सारे तरीके के ट्रैवर्सल्स एग्जिस्ट करते हैं ट्री की जब हम बात करते हैं। जैसे लेवल ऑर्डर की बात करें तो ये नोड आपकी ट्रैवर्स होने वाली है लेवल 0 के अंदर, ये नोड ट्रैवर्स होगी लेवल 1 के अंदर, ये नोड ट्रैवर्स होगी लेवल 2 के अंदर। तो ट्री की जब मैं बात करता हूँ, बहुत सारी कंपनी ने ट्री के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन मुझसे पूछे, जिनमें से कुछ क्वेश्चन की अगर बात करें, जैसे कि व्यू निकाला, लेफ्ट व्यू निकालो, राइट व्यू निकालो, बॉटम व्यू निकालो, लोवेस्ट कॉमन एंसेस्टर बहुत ही ज्यादा फेमस क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। Amazon ने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा जहां पर उन्होंने कहा था कि आपके पास एक बाइनरी ट्री अवेलेबल है और आपको क्या करना है, आपको इस बाइनरी ट्री में जो लीफ नोड्स हैं, उन लीफ नोड को आपको एक डबली लिंक लिस्ट के अंदर कन्वर्ट करना है और आपको यहाँ पर सारे के सारे इंसर्शन ऑपरेशन सपोर्ट करने हैं और सारे डिलीशन ऑपरेशन भी सपोर्ट करने हैं। ठीक है, बाइनरी ट्री या बाइनरी सर्च ट्री के ऊपर था, बट ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। इन ऑर्डर सक्सेसर को पॉपुलेट करना है। तो मैं एक कंपनी के ऑनलाइन टेस्ट में बैठा था, ठीक है, आई थिंक मिंत्रा थी, तो उन्होंने एक क्वेश्चन दिया कि इन ऑर्डर सक्सेसर को आपको पॉपुलेट करना है। आपके पास एक ट्री है जहां पर लेफ्ट की पॉइंटर है, राइट की पॉइंटर और एक नेक्स्ट की पॉइंटर, तो नेक्स्ट वाले पॉइंटर के ऊपर आप इन ऑर्डर वाली नोड को अटैच कर दो। ट्री के सारे क्वेश्चन जितनी वेरिएशंस बनती हैं, कुछ भी मुश्किल नहीं होता, बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं अगर आपको ट्री को ट्रैवर्स करने के सारे तरीके आते हैं। जब भी ट्री को ट्रैवर्स करने की बात होती है, आपको गिन के सिर्फ 5 ही तरीके होते हैं ट्रैवर्स करने के ट्री को। अगर आपको ये 5 तरीके आते हैं ट्रैवर्स करने के, तो आप ट्री के ऊपर बेस्ड कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट वन इन ऑर्डर, सेकंड प्री ऑर्डर, थर्ड पोस्ट ऑर्डर, फोर्थ लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल एंड द फिफ्थ वन इज मॉरिस ट्रैवर्सल। जब अपने जीवन में पहली बार गूगल का इंटरव्यू दे रहा था, तो मेरे सबसे पहले राउंड के अंदर मुझसे मॉरिस ट्रैवर्सल के बारे में पूछा गया था। तो अगर आप ट्रीज पढ़ रहे हैं, अगर आप ट्रीज को मास्टर करना चाहते हैं, तो ट्रैवर्सल, ये 5 ट्रैवर्सल एल्गोरिथम आपको आना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आने के बाद आप ट्री के ऊपर कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। नाउ वी कैन मूव टू सेकंड कैटेगरी और वी कैन से द फोर्थ वन, स्टैक। तो स्टैक की जब भी बात होती है, एक प्रकार ऐसा डेटा स्ट्रक्चर जो कि लीफो ऑर्डरिंग को फॉलो करता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि जो सबसे लास्ट में इंसर्ट होगा वो सबसे पहले बाहर निकलेगा। एग्जांपल के लिए, सबसे पहले आपने यहाँ पे 10 इंसर्ट कर दिया, यहाँ 10 आ गया, फिर आपने यहाँ 20 इंसर्ट कर दिया, यहाँ पर 20 आ गया, फिर 30, यहाँ 30 आ गया, फिर 40, यहाँ 40 आ गया, फिर 50, यहाँ 50 आ गया। पर जब यहाँ से रिमूवल की बात आएगी, तो रिमूवल किस प्रकार करते हैं, आप ऊपर से नीचे की तरफ देख रहे होते हैं, तो सबसे पहला एलिमेंट कौन सा निकला, 50। तो रिमूवल किसका हुआ, रिमूवल 50 का सबसे पहले हुआ, जबकि इंसर्ट आपने 50 को सबसे लास्ट में किया था। दैट्स व्हाई वी से LIFO, लीफो ऑर्डरिंग को फॉलो करने वाले डेटा स्ट्रक्चर को आप स्टैक कहते हैं। एग्जांपल के लिए आप ये भी कह सकते हैं, कोई भी ऐसा डेटा स्ट्रक्चर जो कि किसी भी स्ट्रीम ऑफ एलिमेंट्स के ऑर्डर को रिवर्स कर दे, उसे स्टैक कहते हैं। ठीक है, अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो रिकर्जन जिस प्रकार से काम कर रही होती है, वो भी स्टैक ही फॉलो कर रही होती है। ठीक है, तो स्टैक के भी ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन अब तक हमसे पूछे गए हैं इंटरव्यू राउंड्स के अंदर, बहुत ज़्यादा स्टैक ने हेल्प किया है। एग्जाम्पल के लिए एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन, सेलिब्रिटी प्रॉब्लम, Amazon के अंदर बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है। तो सेकंड वन इज लार्जेस्ट एरिया इन हिस्टोग्राम, एक्सपीडिया के अंदर मुझसे क्वेश्चन पूछा गया था। थर्ड वन वैलिड पेरेंथेसिस प्रॉब्लम, एयरटेल के ऑनलाइन टेस्ट में इंटरव्यू में बहुत ज्यादा रिपीट करता है क्वेश्चन। फोर्थ वन इज सिंप्लीफाई पाथ, आपको एक पाथ दिया हुआ, आपको वो सिंप्लीफाई करना है, या फिर आपको ब्राउजर को दिया हुआ, उस ब्राउजर की हिस्ट्री आपको डिजाइन करनी है। ऐसे डिजाइन प्रॉब्लम के अंदर भी स्टैक के बारे में बहुत पूछा जाता है। एंड द लास्ट इज मोनोटोनिक स्टैक। तो आपको मोनोटोनिक स्टैक अच्छे से पता होना चाहिए, किस प्रकार से वो काम करता है, उसके ऊपर भी अच्छे खासे प्रॉब्लम्स आपने सॉल्व किए हुए होने चाहिए। तो मैं चाहूंगा जो क्वेश्चंस मैंने आपको जस्ट बताया अभी, वैलिड पेरेंथेसिस, सिंप्लीफाई पाथ, डिजाइन ब्राउजर हिस्ट्री, सेलिब्रिटी प्रॉब्लम, लार्जेस्ट एरिया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इनको जरूर प्रैक्टिस करके जाएं अपने इंटरव्यू के अंदर। ठीक है, नाउ वी कैन मूव टू द थर्ड कैटेगरी और द थर्ड नंबर विच इज स्लाइडिंग विंडो टेक्निक। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, समझते हैं इसको। स्लाइडिंग विंडो टेक्निक बच्चों को बहुत ज्यादा मुश्किल लगती है, बट है नहीं। गिन के 3 स्टेप्स है, वही 3 स्टेप आपको हमेशा फॉलो करने हैं और आप चाहे फिक्स साइज की विंडो हो उसको सॉल्व कर पाएंगे, चाहे वेरिएबल साइज की विंडो उसे भी सॉल्व कर पाएंगे। आपने क्वेश्चन इस प्रकार से सुने होंगे, स्लाइडिंग विंडो आप पता लगा सकते हैं कि आपको कोई सब एरे फाइंड करने के लिए दिया गया है बेसिस ऑन सम कंडीशन, फाइंड सब एरे। ठीक है, आपको कोई सब स्ट्रिंग फाइंड आउट करने के लिए दी गई है बेसिस ऑन सब कंडीशन। आपको कोई
विंडो फाइंड आउट करने के लिए दी गई है बेसिस ऑन सम कंडीशन। इस प्रकार के जब भी क्वेश्चंस आते हैं तो आप स्लाइडिंग विंडो टेक्निक का यूज कर रहे हो, तो इसको इंप्लीमेंट हमेशा मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में क्यू का यूज करके कर रहे होते हैं या फिर डबली एंडेड क्यू का यूज करके कर रहे होते हैं। कैसे करते हैं चलो समझते हैं। लेट्स से यहाँ पर मुझे एक एरे दिया हुआ और यहाँ पर मुझे ये बोला गया कि विंडो का साइज 4 है और आप ऐसा करो कि मैक्सिमम नंबर निकाल के लाओ। तो आप क्या करते हो, आप सबसे पहले एक इनिशियल विंडो क्रिएट कर लेते हो। इनिशियल विंडो क्रिएट हो गई तो एक इनिशियल आंसर भी आपने क्रिएट कर लिया कि इनिशियल आंसर मेरा क्या आ गया 50 आ गया। ठीक है, इनिशियल आंसर मेरा आ गया। तो पहला स्टेप क्या हो गया, आपने एक विंडो सॉल्व कर ली। सेकंड स्टेप में करते हैं, आप सेकंड स्टेप के अंदर बची हुई सारी विंडो को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, बची हुई सारी विंडो के द्वारा आंसर को अपडेट करने की कोशिश करते हैं। उस केस में क्या करना होगा, उस केस में आपको एक स्टेप आगे बढ़ना होगा। तो आप अगली विंडो के ऊपर आ गए। ठीक है, तो अगली विंडो पे जब आप आएंगे तो पुराने वाले एलिमेंट को आप रिमूव कर देंगे। अब ये नई विंडो में जो भी आंसर होगा उसको आप मैक्स के अंदर स्टोर कर लेंगे। फिर आप अगली विंडो पे आएंगे। अगली विंडो पे कैसे आएंगे, अगली विंडो पे यहाँ पे आए और इसमें ये वाले एलिमेंट को रिमूव कर दिया। इस केस में क्या आंसर आ गया, इस केस में 65 आ गया। फिर अगली विंडो में आएंगे, अब यहाँ से आप आ गए यहाँ पे, इस केस में क्या आंसर आ गया, इस केस में भी आंसर ये आ रहा है। फिर अगली विंडो पे आ गए। ऐसे करके आपकी विंडो जो है मूव करती जा रही है। ये फिक्स साइज की विंडो का प्रोसेस होता है। अगेन 2 पॉइंटर एल्गोरिथम भी आपके स्लाइडिंग विंडो के अंदर लाई करती है। वेरिएबल साइज की जब बात करते हैं, फिक्स साइज में इस प्रकार से काम चल रहा होता है। तो बहुत सारे क्वेश्चन जो होते हैं सेम स्ट्रैटेजी को आप फॉलो करके सॉल्व कर पाते हैं। अगेन 2 स्टेप का प्रोसेस होता है। पहला स्टेप क्या कहता है कि आपको इनिशियल विंडो को प्रोसेस करके एक आंसर निकाल के लाना है। सेकंड स्टेप क्या कहता है कि रिमेनिंग विंडोज को प्रोसेस करो। जब भी रिमेनिंग विंडो को प्रोसेस कर रहे हो तो क्या करते हो, जो नया एलिमेंट होता है उसको विंडो में ऐड करते हो, जो पुराना एलिमेंट होता है उसको विंडो से रिमूव करते हो और जो करंट विंडो बन के आ गया उसके लिए आंसर को स्टोर करा लेते हो। यही स्टेप से आपके हर बार स्लाइडिंग विंडो प्रॉब्लम फिक्स साइज विंडो की जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर आप सॉल्व कर पाते हो। अगेन क्वेश्चंस की जब हम बात करते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, फाइंड सब एरे, फाइंड सब स्ट्रिंग, फाइंड विंडो, इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा स्लाइडिंग विंडो के अंदर पाए जाते हैं। नाउ वी कैन मूव टू दी सेकंड कैटेगरी और बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा रिपीट करती है ऑनलाइन टेस्ट के अंदर भी, आपके इंटरव्यू राउंड्स के अंदर भी, और बहुत सारे बच्चे डरते भी हैं इससे। इसका नाम है डायनामिक प्रोग्रामिंग, डीपी भी इसे कहते हैं। समझते हैं इसको। डीपी की जब बात करते हैं, डीपी अगेन पता लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है किस क्वेश्चन के अंदर मुझे डीपी अप्लाई करनी चाहिए, किस क्वेश्चन में अप्लाई नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पे आप एक रिकर्जन ट्री देख पा रहे हैं, रिकर्सिव ट्री देख पा रहे हैं। यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे तो आपको पता लगेगा कि एक रिकर्सिव कॉल जो यहाँ पर है वही सेम रिकर्सिव कॉल यहाँ पर भी आ रही है। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर रिडंडेंट केसेस दिख रहे हैं। एक बार आपने इसको यहाँ पर सॉल्व किया, एक बार आपने इसको यहाँ पर सॉल्व किया, सेम चीज को सॉल्व 2 बार कर रहे हैं, मल्टीपल टाइम आप कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप कहीं ना कहीं प्रोसेसिंग को मिसयूज कर रहे हैं। एक बार कैलकुलेट कर लिया, दोबारा कैलकुलेट करने की नीड क्यों पड़ रही है। तो डीपी के अंदर आप क्या करते हैं, अगर आपने एक बार कैलकुलेट कर लिया तो कहीं पर आप उसका आंसर स्टोर कर लेते हैं, भाई इसका आंसर जो है वो ये है, ताकि अगली बार जब उसे फिर दोबारा कैलकुलेट करने के लिए बोला जाए तो आप कैलकुलेट ना करें, डायरेक्टली उसको यहाँ से एक्सेस कर लें और ये आपको आंसर मिल जाए। दिस इज डीपी। मैं लिख के सकता हूँ 99% ऑफ द लोग जो है डीपी से बहुत ज्यादा डरते हैं कि भाई ये क्या चीज है, पता नहीं सॉल्व कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, हमसे होगा कि नहीं होगा। बट असलियत में डीपी बहुत आसान होती है, पर एक कंडीशन है, जिस व्यक्ति को रिकर्जन आता है वही डीपी को आसानी से समझ पाएगा। जिस व्यक्ति के रिकर्जन के ऊपर पकड़ नहीं है वो डीपी नहीं पढ़ सकता। वैसे तो हमने स्टैक के ऊपर, डीपी के ऊपर, इन सभी टॉपिक्स के ऊपर, ऑलरेडी कोड के ऊपर एंटायर डीएसए कोर्स बनाया हुआ है, फ्रीली अवेलेबल है। किसी बच्चे को, बहुत सारे बच्चे उसको पढ़ के बहुत लाभ उठा रहे हैं, मैं चाहूँगा आप भी देखें। बट ठीक है, डीपी की भी बात कर रहे हैं। अगेन बहुत सारे क्वेश्चन जो बहुत बार रिपीट कर रहे होते हैं। एग्जांपल के लिए जब मैं एडोबी के ऑनलाइन टेस्ट में बैठा तो मुझसे एक क्वेश्चन पूछा गया जो कि आपके कॉइन चेंज प्रॉब्लम का वेरिएंट था। ठीक है, एग्जांपल के लिए जब मैं अमेजॉन के इंटरव्यू में बैठा, जब मेरा लास्ट राउंड था, तो मुझसे सबसे पहले सेलिब्रिटी प्रॉब्लम पूछी गई, स्टैक के ऊपर बेस्ड थी, मैंने बता दी। एंड द सेकंड प्रॉब्लम वाज रिलेटेड टू सबसेट सम प्रॉब्लम। ठीक है, थोड़ी बहुत वेरिएशन थी, बट अगेन आपको अगर रिकर्जन आती है, आपने डीपी सॉल्व की हुई है, बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हुए हैं, तो आप वेरिएंट भी सॉल्व कर पाएंगे। क्रक्स क्या है यहाँ पे, जब भी मैं डीपी सॉल्व कर रहा होता हूँ, सबसे पहला क्रक्स ये है कि आपको रिकर्जन मास्टर करनी पड़ेगी। अगर आपने रिकर्जन मास्टर नहीं करी है तो आपको डीपी समझ में नहीं आने वाली, आप बस सिर्फ रटा लगा के जा रहे हो और आप अपना नुकसान कर रहे हो कुछ नहीं है। ठीक है, एंड द सेकंड थिंग इज आपको पैटर्न्स के बारे में पता होना चाहिए। डीपी केस में आपका इंक्लूड एक्सक्लूड पैटर्न बहुत रिपीट करता है और आपका एक्सप्लोर ऑल पॉसिबल वेज वाला पैटर्न भी बहुत ज़्यादा रिपीट कर रहा होता है। इन केस में आपकी जगह होता तो मैं ये 2 पैटर्न से मास्टरी जरूर कर लेता कि भाई मुझे इंक्लूड एक्सक्लूड सीखना अच्छे से रिकर्जन केस के अंदर, डीपी केस के अंदर, और एक्सप्लोर ऑल पॉसिबल वेज वाला भी मुझे सीखना है रिकर्जन केस के अंदर, डीपी केस के अंदर। ये बात हमें समझ में आती है। नाउ वी कैन मूव टू द फाइनल कैटेगरी, दैट इज ग्राफ। ग्राफ की जब मैं बात करता हूँ तो बहुत सारी चीज़ दिमाग में आती है। तो मैंने कहा कुछ भी नहीं है, बहुत सारी नोड्स आपस में किसी भी तरीके से इंटरकनेक्टेड है, या फिर मैं कह सकता हूँ कलेक्शन ऑफ नोड्स एंड एजेस। तो आपस में बहुत सारे नोड्स कनेक्टेड है, उसे मैंने ग्राफ बोल दिया, इसको ग्राफ का नाम मैंने दे दिया। ठीक है, ग्राफ की जब मैं बात करता हूँ 98% ऑफ द केसेस के अंदर सिंपल ही सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, अब हम कोऑर्डिनेशन की बात कर लें, ठीक है,
अब हम ऊबर की बात कर लें, तो इन कंपनीज के अंदर डायरेक्ट आई की बात करें तो वहाँ पर थोड़ा सा स्टैंडर्ड और इंक्रीज कर दिया जाता है, वहाँ पर डिफिकल्टी थोड़ा और बढ़ जाता है, बट मेजॉरिटी ऑफ द केसेस के अंदर आपसे स्टैंडर्ड प्रॉब्लम से पूछी जाती है, जहाँ पर आपको ग्राफ के ट्रैवर्सल एल्गोरिथम्स के बारे में पता होना चाहिए, आपको टॉपोलॉजिकल सॉर्ट आना चाहिए, आपको डायरेक्शनल एल्गोरिथम, शॉर्टेस्ट पाथ फाइंडिंग एल्गोरिथम के बारे में पता होना चाहिए। बट हाँ, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब मैं ट्रैवर्सल की बात करता हूं तो BFS और DFS के ऊपर बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं ग्राफ के, चाहे मैं ऑनलाइन टेस्ट की बात करूँ, चाहे इंटरव्यू की बात करूँ। तो जब DFS की बात होती है, DFS के केस के अंदर आप इस प्रकार से ट्रैवल करते हैं कि आपने एक डेप्थ कवर कर लिया, आप वापस आए, फिर आपने दूसरी डेप्थ कवर कर लिया, आप वापस आए, आप तीसरी डेप्थ कवर लिया, आप वापस आ गए, ठीक है। इसे DFS डेप्थ फर्स्ट सर्च कहते हैं। जब मैं BFS की बात करता हूं तो इसका मतलब क्या है, आपने एक ब्रेथ कवर कर ली, एक लेवल कवर कर लिया, अगला लेवल कवर कर लिया, अगला लेवल कवर कर लिया, इस प्रकार से आपका ब्रेथ फर्स्ट सर्च होता है। आपका DFS जो होता है आप उसको रिकर्जन या स्टैक के माध्यम से इंप्लीमेंट कर सकते हैं, और आपका BFS जो ब्रेथ फर्स्ट सर्च है उसको आप क्यू के माध्यम से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये एल्गोरिथम्स हैं। अमेजॉन के थर्ड राउंड के अंदर जब मुझसे मेरा प्रोजेक्ट डिस्कशन कंप्लीट हो चुका तो मेरे से जो क्वेश्चन पूछा गया वो था रॉटन ऑरेंजेस, ठीक है, और वो क्वेश्चन जो है इन्हीं ट्रैवर्सल एल्गोरिथम्स के द्वारा आप सॉल्व कर पाते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन है जो कि बहुत ज़्यादा रिपीट करता है, जिसका नाम है नंबर ऑफ आइलैंड्स, वो भी इन्हीं ट्रैवर्सल एल्गोरिथम्स के ऊपर बेस्ड है। तो अगर आपने BFS DFS पहले से पढ़ी हुई, आप इसके बारे में जानते हैं, तो आप इन क्वेश्चंस को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अगेन जो बाकी दो एल्गोज हैं जो बहुत रिपीट की हैं इन इंटरव्यूज का, जिनमें मैंने अपीयर किया है, वो है टॉपोलॉजिकल सॉर्ट एंड डाइक्स्ट्रा एल्गोरिथम, ठीक है। तो अगर मैं आपकी जगह होता तो फटाफट से जाकर ग्राफ में कम से कम ये चीज़ें तो फटाफट पढ़ ही लेता। तो दिस वीडियो वॉज अबाउट कि जो इतने सारे इंटरव्यूज देने का मौका हमें मिला या फिर इतनी बार रिजेक्ट हुए तो इतनी ज़्यादा बार अपीयर होना पड़ा इंटरव्यूज के अंदर, तो वहाँ से क्या 5 एल्गोज या 5 पैटर्न्स मैं आपको पढ़ा सकता हूँ। सबसे पहला जब हमने बात की ट्रीज की, अगेन लॉजिक वही है कि आपको ट्री के वो 5 ट्रैवर्सल एल्गोरिथम्स के बारे में ज्ञान होना चाहिए, बाकी तो आप सॉल्व कर ही पाओगे, कोई भी इशू नहीं है। सेकंड वन इज स्टैक के बारे में, मोनोटोनिक स्टैक का अच्छा खासा ज्ञान होना चाहिए, और बाकी जो क्लासिकल प्रॉब्लम्स मैंने आपको दे दी हैं, लीफ ऑर्डरिंग की जो हम बात कर रहे हैं उसके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। थर्ड वन इज स्लाइडिंग विंडो। स्लाइडिंग विंडो अगेन आप कोई भी क्वेश्चन पकड़ लो, इन्हीं 2 स्टेप पर बेस्ड होती है। सबसे पहले पहली विंडो प्रोसेस करो, उसके बाद रिमेनिंग विंडो प्रोसेस करो। रिमेनिंग विंडो के अंदर क्या करना है, जो नया पार्ट ऐड कर रहे हो उसका ट्रैक करो, जो पुराना पार्ट है उसको रिमूव करना है उसका ट्रैक करो, और अपने आंसर को करंट विंडो के लिए सेव करो। हर बार यही आप अप्लाई करने वाले हैं, कभी भी फंसेगा नहीं। तो फोर्थ वन इज डीपी केस में मैंने कहा कि आपको रिकर्जन मास्टर करनी पड़ेगी। एक बार आप रिकर्जन मास्टर कर लेते हैं उसके बाद आपका डीपी करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है, क्योंकि असलियत में आप क्या कर रहे होते हैं, रिकर्जन के अंदर जो भी रिडंडेंट केसेस होते हैं उनको आप स्टोर कर लेते हैं कि एक बार आपने सॉल्व कर लिया, इसका आंसर स्टोर कर लेता हूँ, दोबारा सॉल्व करने जब जाएगा तो इसको दोबारा सॉल्व करने नहीं दूंगा, सीधा यही आंसर पकड़ा दूंगा, ठीक है। इंक्लूड एक्सक्लूड पैटर्न आपको अच्छे से देखना है, एक्सप्लोर ऑल पॉसिबल वेज वाला पैटर्न आपको अच्छे देखना है। एंड द फिफ्थ वन इज ग्राफ, जिसके अंदर आपने देखा कि आपको ट्रैवर्सल एल्गोरिथम देखनी है, टॉपोलॉजिकल सॉर्ट, डायक्स्ट्रा एल्गोरिथम देखनी है, एंड द की हियर इज प्रैक्टिस। तो अगर मैं आपकी जगह होता तो प्रैक्टिस पे बहुत ज्यादा फोकस कर रहा होता, ठीक है। 108 इंटरव्यूज, अगेन मुझे नहीं पता मैंने जीवन में कितने इंटरव्यूज दिए, मेरे पास कोई नंबर नहीं है, ठीक है। 108 एक रैंडम नंबर था जो मेरे दिमाग में आया कि मैंने बोला कि चलो ये यहाँ पे डाल देते हैं, मुझे नहीं पता क्या नंबर है, वो 20 है कि 50 है कि 100 है कि 150 है, तो डाल दिया, ठीक है। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपसे आपकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आशा करता हूँ कुछ सीखने को मिला होगा, आशा करता हूँ कि मजा आया होगा। धन्यवाद एवरीवन, लव यू ऑल। और आपका कमेंट सेक्शन में बहुत ज्यादा वेट रहेगा, जो भी आपका फीडबैक रहेगा कमेंट सेक्शन के अंदर वेट कर रहे हैं आपसे कनेक्ट करने के लिए। अपना डाउट, अपना फीडबैक वहां पर लेके आपसे कनेक्ट करते हैं। धन्यवाद एवरीवन, मिलेंगे आपसे आपकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए लव यू ऑल, बाय, गुड नाइट।